हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, उसका मात्रक और विभव सूत्र देखा था और हमने ये बात की थी कि उस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं और उसका ये सूत्र होता है। यहाँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये जो थीटा है ये क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है। ठीक है, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इस पर आधारित क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो सबसे पहला आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत फ्लक्स एक सदिश है या अदिश है। तो हम देखते हैं क्या है बच्चों। कभी आपने 11th में पढ़ा होगा कि दो सदिशों का गुणा दो तरीके से होता है। एक को हम बोलते हैं डॉट गुणा या उसको अदिश गुणनफल भी कहते हैं, और एक होता है क्रॉस गुणा जिसको हम सदिश गुणनफल भी कहते हैं। ऐसा क्यों है तो हम समझते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक सदिश है और ये एक सदिश है बी सदिश, इनका हमने ये डॉट गुणा किया। बच्चों इनकी जो परिभाषा होती है वो होती है ए बी कॉस थीटा, और इस गुणनफल को अदिश गुणनफल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब दो सदिशों का डॉट गुणा किया जाता है तो आने वाला गुणनफल एक अदिश होता है, इसलिए इस गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, अभ्यास देखिएगा। ए सदिश और बी सदिश का जब हम क्रॉस गुणा करते हैं तो इसकी परिभाषा ये होती है। तो ये जो गुणनफल होता है इसमें दो सदिशों का जब इस तरीके से गुणा किया जाता है तो आने वाला गुणनफल एक सदिश होता है, इसलिए इस गुणनफल को हम सदिश गुणनफल कहते हैं। अब आप देखेंगे इन दोनों की पहचान क्या है, तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें cos थीटा आता है और इसमें sin थीटा आता है और ए बी दोनों में आता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जब गुणनफल में कोण आता हो sin तो ये सदिश गुणनफल है, और जब गुणनफल में कोण आता हो cos तो ये अदिश गुणनफल है। अब आप देखेंगे कि यहां पर cos आ रहा है, तो जब हम a सदिश डॉट b सदिश को ए बी cos थीटा लिख सकते हैं, मतलब ए बी cos थीटा को a सदिश डॉट b सदिश लिख सकते हैं, तो क्लियर है कि s cos थीटा को हम e सदिश डॉट एस सदिश लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिखेंगे तो आने वाला गुणनफल मतलब फाई एक अदिश होगा, इसलिए इस पर तीर का निशान नहीं आएगा। और इस तरीके से बच्चों जब कोई सूत्र दिया हो तो हम उसे सदिश रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और इस सदिश रूप को आप देखेंगे तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कि इस फाई पर तीर का निशान नहीं आ रहा है, और फाई पर तीर का निशान ना आना इस बात को दर्शाता है कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश है। तो याद रखिएगा बच्चों, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। अब हम ये देखने जा रहे हैं ये जो विद्युत फ्लक्स है इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये पृष्ठ है, मान लो माना कि हाथ है पर इसको पृष्ठ मान सकते हैं, है ना। तो ये पृष्ठ है, ऐसा है। ठीक है, ये बच्चों क्षेत्रफल ऐसे दिखाई दे रहा आपको, और ये विद्युत क्षेत्र है मतलब, और इनके बीच का कोण ये थीटा है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इसको ऊपर की ओर उठाता हूं तो डेफिनेटली ये कोण बढ़ने लग जाएगा, और यदि ये पृष्ठ, ये विद्युत क्षेत्र और ये इस पोजीशन में आ जाए तो आप देखें ई और एस के बीच का कोण अर्थात थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, 90। लेकिन बच्चों 90 डिग्री कब हुआ, आप ध्यान से देखें तो इस वक्त ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो याद रखिएगा, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो ई और एस के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है। हम इस 90 डिग्री को इस सूत्र में यहां पर रखें तो डेफिनेटली फाई बराबर हमें मिलेगा एस, फिर आएगा cos और थीटा की जगह आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो डेफिनेटली ये 0 हो गया। जब ये 0 होगा तो ये दोनों को ले डूबेगा, तो इसलिए फाई का मान भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है और क्यों होता है, तो हम क्या कहेंगे, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो ई और एस के बीच का कोण 90 डिग्री अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री हो जाने के कारण विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है, जो कि न्यूनतम है। अब हम देखने जा रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कब और कितना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हमने इसको ऊपर उठाया तो कोण थीटा का मान बढ़ा, तो यदि हम इसको नीचे की ओर झुकाएं तो डेफिनेटली कोण का मान घटेगा, और जब ये ई और एस समांतर हो जाए, तो जो समांतर हो जाए मतलब बीच का कोण 0 हो गया। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जब
ये दोनों समांतर हो जाएंगे तो इनके बीच का कोण शून्य हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखें कि जब ये दोनों समांतर हुए ई और एस, उस वक्त ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो चुका है। तो जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो ई और एस के बीच का कोण थीटा 0 डिग्री हो जाता है। बच्चों इस मान को जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमें फाई बराबर मिलेगा एस, फिर आएगा कॉस और साथ में होगा 0। हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि cos 0 का मान 1 होता है। तो यदि इसको हम यहां से हटाएंगे, इसकी जगह 1 रखेंगे तो डेफिनेट हमें फाई का मान जो मिलेगा वो मिलेगा ES। और याद रखिएगा ये विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान होता है, लेकिन कब? जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। याद रखिएगा जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो E और S के बीच का कोण 0 हो जाने के कारण गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो ES हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है बच्चों गॉस की प्रमेय। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस अध्याय का, गॉस की प्रमेय। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। गॉस, बच्चों कुछ किताबों में इसको गाउस भी लिखा जाता है ना, घबराना मत, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय, बच्चों ये प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और हमें ये एक तो लिखना है और एक इसे स्थापित करके बताना है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और उसे कैसे स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखें ये प्रमेय क्या है, तो ध्यान से देखना। ये एक बंद पृष्ठ है बच्चों, याद रहे कि प्रमेय के अनुसार ये पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, हालांकि हमने इसको गोल बनाया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। मान लो इसके अंदर ये इसका केंद्र है, केंद्र को हमने O लिखा और इसके अंदर प्लस Q आवेश स्थित है। तो हमसे पूछा जाए कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, तो हम कहेंगे प्लस Q है। ठीक है बच्चों, जहां भी आवेश रखा है हमने पढ़ा है कि उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, और उस विद्युत क्षेत्र में ये एक बंद पृष्ठ है, और विद्युत क्षेत्र से आप जानते हैं विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो डेफिनेटली वो विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। और हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा है कि इससे गुजरने वाली वो जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जब इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखा है तो इस बंद पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, मान लो इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई है। तो प्रमेय ये कहती है, गॉस की प्रमेय, कि ये जो फाई है ये Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे कहते हैं गॉस की प्रमेय। तो अब इसे हम शब्दों में बोले तो कहेंगे किसी भी बंद पृष्ठ, बच्चों किसी भी बंद पृष्ठ का अर्थ क्या है कि इस पृष्ठ का आकार कैसा भी हो सकता है, चलेगा, पर वो बंद होना चाहिए। किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश जितना भी है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे कहते हैं बच्चों गॉस की प्रमेय। तो यदि हमसे कहा जाए कि गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए, तो हम लिखेंगे किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे कहते हैं हम गॉस की प्रमेय। अब बच्चों इस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है, तो इसे सिद्ध करने के लिए डेफिनेट जो प्रमेय में बातें कही गई है वो व्यवस्थाएं अपन को जमाना पड़ेगी। तो क्या क्या करना है, तो हम इसके लिए एक बंद पृष्ठ लेंगे, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखेंगे, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, और वो बच्चों इतना आना चाहिए। आप जानते हैं कि इसको हम चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं ऐसा, ये अपन को ज्ञात करना है। इसके लिए क्या क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ लेंगे, उसके अंदर आवेश रखेंगे, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, और वो इतना आना चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि भौतिकी में कोई भी कार्य इकट्ठा नहीं किया जाता है, तो डेफिनेट इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अर्थात गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान भी हम इकट्ठा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इस पृष्ठ को कई छोटे छोटे पृष्ठों में बांटेंगे, और उसमें से किसी एक सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला पहले विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, और फिर सारे छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को हम आपस में जोड़ेंगे। जोड़ना अर्थात समाकलन करना, और इस समाकलन की प्रक्रिया के द्वारा यह व्यंजक पूरा होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली समाकलन करना पड़ेगा।
लेकिन बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ चूंकि टुकड़े पृष्ठ के किए जाएंगे तो यहाँ ये समाकलन काम में नहीं आएगा। बच्चों इस समाकलन को रेखीय समाकलन कहते हैं। एक और समाकलन जो होता है उसे हम दो तरीके से दर्शाते हैं। एक तरीका ये भी होता है, इसे बच्चों पृष्ठीय समाकलन कहते हैं, और एक तीसरा समाकलन होता है जिसमें समाकलन के तीन निशान और नीचे हम भी लिखते हैं, इसे आयतन समाकलन कहते हैं। तो इस तरीके से समाकलन तीन प्रकार के होते हैं। जब टुकड़े पृष्ठ के हों तो वहां पृष्ठीय समाकलन का उपयोग किया जाता है। तो यह पृष्ठीय समाकलन है, हम इसका उपयोग करके इस कार्य को पूरा करेंगे। तो इसका एक सूत्र होता है, बच्चों ध्यान से देखिएगा। सपोज हमने एक गोला लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, तो आप जानते हैं चिप्स बनेगी। चिप्स जानते हैं ना, अंकल चिप्स, लेस, ऐसी चिप्स बनेगी। यदि उन चिप्सों को हम वापस क्रम से जोड़ दें तो डेफिनेटली गोले का पृष्ठ बनेगा, गोले का पृष्ठ बनेगा। और जोड़ना मतलब क्या करना, समाकलन। तो इसका क्या ध्यानपूर्वक समझिएगा कि ये जो गोलीय पृष्ठ है, मान लो इसकी त्रिज्या r है और इसे हम कई सूक्ष्म पृष्ठों में विभाजित करें, उनमें से एक सूक्ष्म पृष्ठ ds है, और यदि हम इसका पृष्ठीय समाकलन करते हैं तो पृष्ठीय समाकलन करना मतलब गोले के सभी सूक्ष्म पृष्ठों को आपस में जोड़ना, और यदि जोड़ेंगे तो गोले का पृष्ठ बनेगा। और गोले के पृष्ठ का सूत्र बच्चों 4πr² होता है। यह गोले के पृष्ठ का सूत्र होता है। तो याद रखिएगा, यदि हमें एक गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है r, उसे हम कई सूक्ष्म पृष्ठों में विभाजित करें, उसमें से एक सूक्ष्म पृष्ठ क्या है, ds। तो यदि हम ds का पृष्ठीय समाकलन करते हैं ये तो ये मान 4πr² के बराबर होता है। इतनी बातें याद रखिएगा तो हम इस प्रमेय को सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।